स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कल के क्लास में जब हम फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन पर बात कर रहे थे तो हम बार बार एक चीज के ऊपर जरूर फोकस कर रहे थे कि जब हम इलेक्शन में वोट करने जाएं तो हमारे पास फ्री एंड फेयर चॉइस होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर चॉइस का क्या मतलब है कि जब हम इलेक्शन में वोट करने जाएं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे सामने होने चाहिए, हमारे पास पूरी चॉइस होनी चाहिए कि हम किसको वोट करें। अगर हमें एक ही आदमी को या एक ही पर्सन को वोट करनी है तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि आपको वोट एक ही आदमी को करना है तो वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो जब हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो ये बात यहाँ पर एक चीज जो है, जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में उठता है कि जो ऐसे में जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन आ जाता है। जब उनके बीच में कंपटीशन आ जाता है तो कई बार ये डेमोक्रेसी में रिसोर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उस कंपटीशन को सरवाइव करने के लिए जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो कई बार अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज कर लेते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस कैसे होती है? जैसे अपनी मसल पावर दिखाकर जो फोर्थ कमिंग वोटर्स हैं जिनको वोटिंग करनी है उनको डराना या धमकाना, या पैसे से उनकी मदद कर कर उनको उनके वोट को खरीद लेने की कोशिश कर लेना, और कई और भी बहुत सारे तरह के अनफेयर प्रैक्टिसेस को जो कैंडिडेट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में ये क्वेश्चन उठता है कि अगर ये जो कंपटीशन होता है कि कहीं ये ना हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चक्कर में जो हेल्दी कंपटीशन है वो ना हो और लोगों के बीच में फालतू में रिसोर्सेस को खर्च करने या रिसोर्सेस को मैनिपुलेट करने की एक खराब जो टेंडेंसी है वो शुरू हो जाए। देखिए, जब हम किसी भी एक अच्छी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास और भी बहुत सारे निगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हो। तो उन एस्पेक्ट के बारे में सोचते हुए भी हमें उस पॉजिटिव जो हमारा थॉट है उस पर आगे बढ़ना जरूरी होता है। अगर हम उससे रिलेटेड नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम उस पॉजिटिव एस्पेक्ट का कभी भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि अगर हम ये सोचेंगे कि अगर हमें फ्री एंड फेयर चॉइस लेनी है तो हमें अनफेयर प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करने के क्वेश्चन को फेस करना होगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और हो नहीं, जरूरी नहीं है ये हो, और जरूरी नहीं है ये इतने ज्यादा बड़े स्केल पर हो कि इलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज करे। तो ये एक थॉट हो सकता है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ इसी नेगेटिव थॉट के चलते अगर हम डेमोक्रेसी के इस बड़े से बड़े अच्छे रिलेटेबल फीचर को हटा दें कि फ्री एंड फेयर चॉइस होनी ही नहीं चाहिए, तो उससे डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि कंपटीशन जो है एक तरफ पॉलिटिकल लीडर्स होते होते हैं, उन्हें बेस्ट ऑफ अपना जो भी उनकी फीडबैक है या जो भी उनके एफर्ट है बेस्ट एफर्ट्स करने के लिए प्रमोट करता है। ये उन्हें बार बार इस चीज के लिए भी मोटिवेट करता है कि अगर उन्हें अपने कॉम्पिटिटिव, जो कि हो सकता है कि उनका कॉम्पिटिशन एक ऐसा इंसान हो जो कि उनके जितना इंटेग्रल या इतना जितना ऑनेस्ट नहीं है, तो ऐसे में उसके लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो उस कंपटीशन को लड़े और सरवाइव करे, ताकि लोगों के सामने एग्जाम्पल हो कि ऑनेस्ट लोग भी कंपटीशन को जीत सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में इलेक्शन को लड़ा जाता है। अब जैसे कि भारत जैसे इतने बड़े देश में जब हमारी इतनी सारी स्टेट्स हैं तो हम इलेक्शन को कैसे मैनेज करते हैं? तो इतने बड़े देश में इलेक्शन को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बड़ी सारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना लेते हैं। देखिए, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है कि हम देखिए, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम क्या करते हैं, अपने देश में जो हमारी स्टेट्स होती हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में चिन्हित कर लेते हैं, एक तरह से मार्क कर लेते हैं,
और फिर हम वहां पर इलेक्शन करते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी, जैसे मान लीजिए यूपी है, मध्य प्रदेश है, इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, और एक साथ कैसे वोटिंग किया जाए, जब जिस स्टेट में आप ये सोचिए 2-3 करोड़ लोग रहते हैं, उस स्टेट में अगर एक साथ लोग वोटिंग करने के लिए आएंगे तो सिस्टम को मैनेज करना ही बहुत बड़े चैलेंज हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो एक तो इतने करोड़ लोग जब वोटिंग करेंगे, एक ही पोलिंग बूथ पर चले जाएंगे, तो कितनी लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, उस भीड़ को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि उस भीड़ में बहुत सारे आपराधिक तत्व भी घुस सकते हैं जो कि इलेक्शन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं और जो नहीं चाहते देश में शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो। तो ऐसे तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं या जो हमारे सीआरपीएफ के लोग हैं, उनके लिए भी उस भीड़ को मैनेज करना बड़ा ही एक टीडियस टास्क हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने देश को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्युएंसी में बांट लेते हैं। दो तरह से हमारे देश के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं एमपीज जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एक होते हैं एमएलएज जिन्हें हम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए दिल्ली है या मान लीजिए यूपी है, जैसे ये स्टेट्स हैं, दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो हमने दिल्ली के जितने भी क्षेत्र हैं, हमने उनको मान लीजिए 25 क्षेत्रों में चिन्हित कर लिया कि दिल्ली में अलग अलग जगह 25 जगह जो है पोलिंग बूथ होंगे, और उस जगह के लोग जो हैं यहाँ पर सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक या सुबह के 8 से शाम के 8 बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन थी, जो कि मान लीजिए 7-8 करोड़ है, तो वो इतने सारे हिस्सों में डिवाइडेड हो गई। पहली बात तो डिवाइड हो गई, ठीक है। और ये मैंने 25 बोला, 25 नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो डिवाइड हो गए, तो उनको एक तो आप मैनेज कर सकते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें नहीं लगेंगी, क्योंकि वो भीड़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा। और दूसरे जो है ये जो चीजें हैं, इनको कंट्रोल करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। तो ये जो किया जाता है, जैसे स्टेट लेवल पर इलेक्शन हो रहे हैं, नेशनल लेवल पर हो रहे हैं, तो स्टेट्स को इस तरह से कर लिया जाता है। इसी तरह जब हमारे विलेज के पंचायत के इलेक्शन होते हैं, वहां पर भी यही किया जाता है। म्यूनिसिपल इलेक्शन होते हैं, उसमें भी छोटे छोटे लेवल पर इस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से जब उसमें बांट लेते हैं देश को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्युएंसी में, तो इससे क्या होता है कि जब लोग वोट करने जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जो हम बोलते हैं कि भीड़ नहीं होती है, लोगों को वोट करने के लिए प्रॉपर समय मिल जाता है। और जो हमारे, हम बोलते हैं ना कि जब आप, अभी तो आप बच्चे हैं, वोट करने नहीं गए हैं, जब वोट करने जाते हैं तो ये भी एक प्रोसेस होता है कि आपको अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको उसका चेक कराना होता है, फिर आप वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद आपकी जो एक पर्टिकुलर फिंगर होती है उसके ऊपर इंकिंग करी जाती है। वो इंकिंग क्यों करी जाती है, वो इसलिए करी जाती है कि हमारे देश में 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट है। ये ना हो कि आपने वोट कर दिया और आप अपने किसी फेवरेट लीडर को जिताने के लिए दोबारा वोट करने चले गए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो इलेक्शन मैनिपुलेट हो जाएगा। तो ऐसे में इंकिंग करने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिंगर पर इंकिंग करने से ये तय हो जाता है कि उस पर्सन ने अपने वोट को डाल दिया है। अब जब उसने अपने वोट को डाल दिया है, तो वो दोबारा वोट को डालने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि फिंगर पर इंकिंग हो चुकी है। तो अब आप ये सोचिए ना कि इतने सारे लोग वोट करने जाएंगे, ईवीएम को प्रेस करेंगे, फिर इंकिंग कराएंगे, अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देंगे, फिर बाहर आएंगे। तो इन सारी प्रोसेस को ये स्मूथ तरीके से हो, इसके लिए कराने के लिए ये इंश्योर किया जाता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट को हम बहुत सारे छोटे छोटे इलाके, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी, उन कॉन्स्टिट्युएंसी में बांट लेते हैं, ताकि इलेक्शन शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से हो सके, हर इंसान अपने वोट को कास्ट कर सके, डेमोक्रेसी के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि जब हम वोट अपना कास्ट करते हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अवर नेशन, हम अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी को निभाते हुए वोट कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे जैसे एजुकेटेड लोग वोट करते हैं, और वो लोग जो देश, चाहे भले ही एजुकेटेड ना हो, मैं ये इस शब्द को रिप्लेस करना चाहूंगी कि हमारे जैसे लोग जो देश की पॉलिटिक्स को, पॉलिसीज को समझते हैं, जब हम वोट करते हैं तो हम उसमें अपना योगदान दे रहे हैं देश के लिए, कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश को स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाया जाए और लगातार ये काम रेगुलर इंटरवल पर किया जाए। तो इसी तरीके से हम बोले रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी का टॉपिक तो खैर कल की क्लास में करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने देश में कॉन्स्टिट्युएंसीज को, जो अपने देश के हिस्से हैं, स्टेट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको डिवाइड करके इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक करने का एक कोशिश करते हैं, एक एफर्ट करते हैं, और जिसमें हम सक्सेसफुल भी होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही।
अगला टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।